हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं सेकंड पेपर का नेक्स्ट टॉपिक है ना। 3 टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर 4th टॉपिक है अध्यापक की पाठ्यक्रम में भूमिका, है ना। तो टॉपिक वाइज आप चलते जाइए और ख़ुद देख लीजिए कौन सा टॉपिक आपका चल रहा है। और PDF के लिए अगर कन्फ्यूज़न है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए हम बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए फर्स्ट पेपर के लगभग 15 टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं और सेकंड पेपर यहाँ पर है। चलिए बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण कौन है। मतलब जो बालक और मतलब विद्यालय में पाठ्यक्रम होता है, तो पाठ्यक्रम आपने देखा होगा क्या होता है। बुक्स में सबसे पहले पेज पर एक सिलेबस लिखा होता है ना। सिलेबस भी इसको हिंदी में कहते हैं, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं। तो पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण इसमें से कौन सा होगा। अध्यापक होगा, छात्र होगा, या फिर प्राचार्य होगा, या फिर कक्षा होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में देखिए कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, मतलब गलत को कैसे चूज़ करके उसको कट करेंगे। छात्र और कक्षा की तो कोई भूमिका होती ही नहीं है। अब बचा अध्यापक और प्राचार्य, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। प्राचार्य का काम क्या होता है, विद्यालय की शासन व्यवस्था को ज़्यादातर देखना, है ना, उसका प्रशासन देखना। लेकिन अध्यापक का मेन कार्य क्या होता है, बालक के पाठ्यक्रम से संबंधित चीज़ों को मतलब इकट्ठा करना है, या फिर मतलब उसमें महत्वपूर्ण रोल की बात करें तो अध्यापक ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। दूसरा है पाठ्यक्रम विकास के किन चरणों पर अध्यापक की भागीदारी असंदिग्ध एवं सर्वमान्य है। तो पाठ्यक्रम विकास के किन चरणों पर, 1 चरण पर, 2 चरण पर, सभी चरणों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किन चरणों पर पूछा है, तो भाई 1 चरण पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है ना, 1 चरण पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अध्यापक की भागीदारी असंदिग्ध और सर्वमान्य है। तो मतलब जिसमें डाउट ना हो, है ना, और सर्वमान्य हो, तो उसमें किस में होगा, सभी चरणों में ये होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और कुछ डाउट है तो वो भी लिख दें कमेंट बॉक्स में, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से थोड़ा सा पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किन सोपानों में अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो अध्यापक की भूमिका से ही चैप्टर यहाँ पर है, इसलिए वही सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो फिलहाल वहाँ पर आपको पेपर में ऐसे नहीं मिलेगा, मिक्स मिलेगा, तो तैयार रहिएगा। किन सोपानों में अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण विधि एवं प्रविधियों के चयन में, तो शिक्षण विधियों को चयन करने में होती ही है। सहायक सामग्री के चयन में भी शिक्षण की अध्यापक की भूमिका होती है, लेकिन कर्मचारियों की नियुक्ति में तो नहीं होती। करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत रूप से छात्रों एवं उसकी समस्याओं को समझने, व्यक्तिगत रूप से बात हो रही है, समझने और उन पर ध्यान देने का कार्य कौन करता है। तो व्यक्तिगत रूप से छात्रों को उनकी समस्याओं को समझना, भाई किसका ध्यान होगा, यहाँ पर अध्यापक का ही तो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षकों में किस उत्तरदायित्व की प्रबल भावना होती है। ज्ञान की प्रबल भावना होती है, अनुभव की होती है, या फिर ए बी दोनों, या केवल बी। तो ज्ञान और अनुभव दोनों की प्रबल भावना शिक्षक में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अध्यापक का छात्र विद्यालय तथा उससे संबंधित सभी पक्षों में कैसा संबंध होता है। मतलब जो अध्यापक का संबंध छात्र विद्यालय तथा उससे संबंधित सभी पक्ष, तो उससे कैसा संबंध होता है, भावात्मक होता है, विचारात्मक होता है, समस्यात्मक, निर्णयात्मक। तो अध्यापक का छात्र और विद्यालय से सभी बच्चों से संबंध कैसा होता है, भावात्मक होता है, भावनात्मक होता है, मतलब भावना से जुड़े होते हैं छात्र और अध्यापक। ठीक है, ना कि विचारों और समस्या और ना कि निर्णय से। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 7 नंबर प्रश्न है पाठ्यक्रम को वास्तविक कार्यात्मक रूप में कहाँ प्रदान किया जाता है। जो पाठ्यक्रम होता है इसका जो वास्तविक कार्यात्मक रूप है इसे कहाँ प्रदान किया जाता है। तो कहाँ भाई, ऑफिस में तो होगा नहीं, परिवार में भी नहीं होगा, परीक्षा भवन में भी नहीं होगा, तो सही ऑप्शन बी करेक्ट बनेगा, कक्षा में। सेलर एवं अलेक्जेंडर ने कितने प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं। तो सेलर और अलेक्जेंडर ने कितने प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं, 2 प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। शिक्षकों के आचार विचार, आस्थाएं, मान्यताएं, सामाजिक पृष्ठभूमि एवं शैक्षिक योग्यता
आदि किसको बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। मतलब शिक्षकों के जो शिक्षक के आचार विचार होते हैं, है ना, जो शिक्षक होता है बालक को पढ़ाता है, उसके क्या विचार हैं, उसकी किस में आस्था है, उसकी क्या मान्यताएं हैं, सामाजिक पृष्ठभूमि उसकी क्या है, उसकी क्या योग्यताएं हैं एक शिक्षक की। तो ये आदि सब भाई किसको प्रभावित करेंगे, एक शिक्षक की ये सब चीज़ें किसको प्रभावित करेंगे, पाठ्यक्रम को, समाज को, कक्षा को या परीक्षा को। तो यहाँ पर देखिए, वैसे तो देखें कक्षा को प्रभावित समाज को भी करेगा, लेकिन कक्षा परीक्षा वैसे भी नहीं होगा। कक्षा में देखिए बालकों को क्या पता, छोटे बालकों को, है ना, कि उसकी योग्यताएं, शैक्षिक योग्यताएं उतनी ज़्यादा मतलब वाइडली एरिया नहीं रहेगा, ठीक है। और समाज से यहाँ पर फिलहाल उतना मतलब नहीं रहेगा जितना कि पाठ्यक्रम से रहेगा। तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे, लेकिन सबसे सटीक आंसर कौन सा है वो आपको चूज़ करना होता है, ठीक है। क्योंकि जो कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं उनमें ऐसी चीज़ें होती हैं, फैक्चुअल चीज़ों में तो आप रट्टा मार लेंगे, जैसे कि फर्स्ट पेपर है उसमें तो आपको रटना ही पड़ेगा, तभी आपका अच्छा स्कोर आ सकता है, और इसमें कंसेप्ट डेवलप होना चाहिए आपका। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। शिक्षा प्रक्रिया की महत्वपूर्ण धुरी है। तो शिक्षा प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण धुरी कौन सी है। फिलहाल यहाँ पर छात्र नहीं होगा, प्राचार्य नहीं होगा, मित्र भी नहीं होगा। तो यहाँ पर शिक्षक छात्र में कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग शिक्षक होगा। और अगर यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया होता तो सबसे इम्पोर्टेंट पाठ्यक्रम माना जाता फिलहाल तो, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम शिक्षक करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण धुरी की बात करें तो कौन होता है, पाठ्यक्रम होता है। नेक्स्ट है, शिक्षकों का आयु वर्ग किसको प्रभावित करता है। जो शिक्षक होते हैं उनकी क्या एज है, उनका क्या आयु वर्ग है, उनके साथ रहने वालों का, ये सब किसको प्रभावित करता है, विचार को, अनुभव को, नियुक्ति को या पाठ्यक्रम को। तो ये सब प्रभावित करते हैं पाठ्यक्रम को, ठीक है, क्योंकि वे आयु वर्ग के अनुसार पाठ्यक्रम को चूज़ करने की ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो अंदर भावना रखते हैं। युवा एवं प्रौढ़ शिक्षकों की सोच एवं अनुभव में क्या होता है। जो युवा और प्रौढ़ शिक्षक होते हैं उनकी सोच एवं अनुभव में क्या होता है, पर्याप्त अंतर होता है या समानता दोनों में होती है या विषमता दोनों में होती है या दोनों में संघर्ष होता है। तो जो युवा शिक्षक हैं और जो प्रौढ़ मतलब युवा अवस्था से बीत चुके हों और जिनकी एज लगभग 35 से 40 वर्ष हो, उनकी बात हो रही, और युवा शिक्षक जो 20 से 30 के बीच में हो, है ना, तो उनके दोनों में सोच और अनुभव में पर्याप्त मात्रा में अंतर होता है, ठीक है। समानता फिलहाल नहीं होती, विषमता भी नहीं होती। विषमता मतलब यानी कि एकदम अपोजिट चीज़ होनी चाहिए ना, संघर्ष तो हो ही नहीं सकता। तो पर्याप्त अंतर होता है, इनफ डिफरेंस रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव कितने प्रमुख रूपों में कार्य करता है। जो पाठ्यक्रम होता है उसमें जो शिक्षक वर्ग का प्रभाव कितने प्रमुख रूपों में कार्य करता है। तो यहाँ पर कितने रूपों में, 2 रूपों में कार्य करेगा। प्रत्येक शिक्षक किसमें कुछ आस्था रखता है, प्रत्येक शिक्षक किस में कुछ आस्था रखता है। तो कौन सी चीज़ों में कुछ ना कुछ आस्था जरूर रखता है एक शिक्षक, नैतिक मूल्यों में, वर्गवाद में, भेदभाव में या स्वार्थ में। तो ये निगेटिव ऑप्शन है, ठीक है। पॉजिटिव ऑप्शन हमें मिल रहा है, नैतिक मूल्यों में कुछ ना कुछ आस्था शिक्षकों की जरूर होती है। चलिए अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव किन रूपों में कार्य नहीं करता। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, ऐसे ऑप्शन जरूर बनेंगे, है ना। मैंने डिस्क्रिप्टिव क्लासेस ले रखी हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो आप जाकर वो डिस्क्रिप्टिव क्लासेस देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, बीएड स्पेशल के लिए कानपुर यूनिवर्सिटी के, उसमें सारे जितने भी हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे थियरीज़ हो, है ना, डिस्क्रिप्टिव हो, वो सब वहाँ पर आप एक एक वीडियो कोई भी मत छोड़िए, सारे देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत हेल्पफुल। फिलहाल डिस्क्रिप्टिव टाइप की सारी क्लासेस मैं नहीं ले पाया क्योंकि अब टाइम कम है, जैसा कि आप लोगों ने कहा ऑब्जेक्टिव सारे करा दीजिए, है ना। तो यहाँ से फ़िलहाल कुछ चीज़ें ज़रूर क्लियर होंगी, जैसा कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको समय समय पर, है ना, लेकिन सारी चीज़ें उतना क्लियर नहीं हो पाएंगी। और सारी चीज़ें क्लियर भाई इतना कम टाइम में कैसे हो पाएगा। सोचिए 1 साल का कोर्स है ना, इतने मात्र 10 दिन में कैसे हो पाएगा। तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा हेल्प यहाँ से ज़रूर मिलेगी, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर 15, पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव किन रूपों में कार्य नहीं करता है। तो व्यक्तिगत रूप में कार्य नहीं करता है, तो इसमें तो करता ही है, संगठित रूप में भी करता है ना,
या व्यवहार के रूप में करता है तो या उपयुक्त तो सभी के रूप में नहीं करता। तो जिसमें नहीं करता है यहाँ पर वो बताना है। तो जो शिक्षक वर्ग का प्रभाव है व्यवहार के रूप में कार्य नहीं करता है, या तो व्यक्तिगत रूप में कार्य करेंगे शिक्षक या तो संगठित रूप में। तो प्रत्येक शिक्षक अनिवार्य रूप से किसका शिक्षक होता है? जो प्रत्येक शिक्षक है अनिवार्य रूप से किसी न किसी चीज़ का शिक्षक जरूर होता है। वह सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पर आपको बताना है। सामान्य नैतिक आचरण या विज्ञान। विज्ञान के तो सारे लोग शिक्षक नहीं होते, ना तो राजनीति के ना तो समाजशास्त्र के। भाई नैतिक भावना सबसे जुड़ी होती है और सभी शिक्षक कहीं ना कहीं इसके शिक्षक होते हैं, चाहे वो जिस स्तर का शिक्षक हो है या कोई भी सब्जेक्ट का हो, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। पाठ्यक्रम शिक्षण के लिए अपने विचारों को कहाँ तक पहुँचाने का माध्यम होता है? जो पाठ्यक्रम है वो शिक्षक के लिए अपने विचारों को, मतलब शिक्षक को उसके विचारों को कहाँ तक पहुँचाने का माध्यम होता है? भाई बालकों तक ही तो पहुँचाता है अपना वो पाठ्यक्रम, है ना। नेक्स्ट है, किस ढंग से शिक्षक व्यक्तिगत रूप से पाठ्यक्रम से प्रभावित करता है? पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है मतलब शिक्षक जो है व्यक्तिगत रूप में, मतलब वो अकेला पाठ्यक्रम को किस रूप में प्रभावित करता है? प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से, दोनों, कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से प्रभावित करता है पाठ्यक्रम को। नेक्स्ट है 19 नंबर, वर्तमान समय में शिक्षक किस रूप में भी उभर रहा है? किस रूप में भी मतलब एक शिक्षक शिक्षक के रूप में तो है ही, इसके अलावा और किस रूप में भी उभर रहा है? एक संगठन शक्ति या मध्यस्थ या मंत्री। मंत्री तो नहीं होगा, समन्वयक भी नहीं होगा, यहाँ पर संगठन शक्ति के रूप में उभर रहा है। ठीक है। राज्य स्तरीय शिक्षक संगठन किस स्तर पर है? जो राज्य स्तरीय शिक्षक संगठन है वो किस स्तर पर है? तो वो तो राज्य पर ही होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। कौन अध्यापकों के संभावित, यहाँ पर क्या लिखा, थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है। कौन अध्यापकों के संभावित को पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग मानते हैं? मतलब कौन यहाँ पर जो है निम्न में से अध्यापकों के संभावित को पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया के रूप में अनिवार्य अंग माना है? तो किन्होंने? एडवर्ड ने माना है। ठीक है। नेक्स्ट है, अध्यापकों के पास वह ज्ञान और अनुभव होता है जो पाठ्यक्रम विकास कार्यक्रम में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। तो यह कथन बताना है किसका है? तो क्रेग महोदय का ये कथन है। नेक्स्ट है, हेमलेट नाटक के राजकुमार के बिना खेला जा रहा है। यह किसका कथन है? हेमलेट नाटक के राजकुमार के बिना खेला जा रहा है, यह कथन किसका है ये बताना है। तो ये रोनाल्ड गोल्ड का है। ठीक है। फिलहाल अब देखिए ये कथन सबको याद नहीं होते हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं देखना पड़ता है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है। तो आंसर शीट में फ़िलहाल यही दिए गए हैं और इन सबको एक एक को सर्च करना फ़िलहाल इतना टाइम नहीं होता है ना। तो चलिए बढ़ेंगे। पाठ्यक्रम आयोजन का कार्य तो लगभग सभी जगह किसके हाथ में केंद्रित रहता है? जो पाठ्यक्रम आयोजन का कार्य है ये लगभग सभी जगह किसके हाथ में मतलब केंद्रित होता है? पाठ्यक्रम आयोजन करने का कार्य। तो विशेषज्ञ या छात्र या कर्मचारी या सचिव। फिलहाल छात्र तो होगा नहीं, कर्मचारी भी नहीं होगा, सचिव भी नहीं होगा। अगर शिक्षक होता तो शिक्षक आंसर देते, लेकिन यहाँ विशेषज्ञ है ना, तो विशेषज्ञ आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, स्कूल स्तर का पाठ्यक्रम। जो स्कूल स्तर का पाठ्यक्रम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत तैयार करने में किसकी पर्याप्त भागीदारी रही है? तो किसकी रही है? शिक्षक की पर्याप्त भागीदारी रही है पाठ्यक्रम निर्माण में या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम निर्माण में। नेक्स्ट है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में। अब देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है, इसमें छात्र तो बन ही नहीं सकता ना, कर्मचारी बन ही नहीं सकता, तो शिक्षक ही रहेगा। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अध्यापक किसके रूप में कार्य करता है? तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो अध्यापक है वो एक पथ प्रदर्शक के रूप में ही तो कार्य करता है, ना कि विचार करता है, ना तो विशेषज्ञ। पाठ्यक्रम विकास में किन आर्थिक आधारों का विशेष योगदान नहीं है? तो पाठ्यक्रम विकास में किन आर्थिक आधारों का विशेष योगदान नहीं है ये बताना है। तो इसमें देखिए नहीं है, कृषि है, उद्योग धंधे, कौशल विकास या घूसखोरी। तो घूसखोरी इसमें वैसे भी पाठ्यक्रम में कहीं नहीं होता, बाकी ये चीज़ें
होती हैं। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है शिक्षक की भूमिका। चलिए टॉपिक नंबर 5 पर देखते हैं अगला टॉपिक हम, है ना। पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत क्या हैं, इसकी योजना एवं उपागम। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स, प्लानिंग्स एंड अप्रोचेस ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट। तो क्या है इसके सिद्धांत, देखिए इंपॉर्टेंट रहेंगे इसके सिद्धांत खास तौर से। चलिए देखते हैं हम अपना प्रश्न। पाठ्यक्रम रचना कैसी क्रिया है। पाठ्यक्रम की रचना जो की जाती है वो कैसी क्रिया है, सुनियोजित क्रिया है या व्यावहारिक है। व्यावहारिक तो है नहीं, मौलिक भी नहीं है, गौड़ भी नहीं है, तो एक नियोजित क्रिया है, मतलब इसके एक प्लानिंग होनी चाहिए पाठ्यक्रम रचना करने के लिए। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के आधार पर किस आधुनिक शिक्षण पद्धति का विकास हुआ है। जो छात्र केंद्रित, हमने आपको डिस्क्रिप्टिव में देखिए बताया था और कहा था ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रेजेंट टाइम में। तो देखिए एक आधुनिक शिक्षण पद्धति का कौन सा विकास हुआ, मॉन्टेसरी, जिसने मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था। किंडरगार्टन एंड फ्रोबेल की है ना योजना पद्धति। ठीक है, तो ये तीनों किससे संबंधित हैं, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। तो उपरोक्त तो सभी यहाँ पर करेक्ट विकल्प बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के विकास में किस विद्वान का योगदान है। तो तीनों नाम अभी हमने बताए थे फिलहाल, तो यहाँ पर योगदान बताना है, जॉन डीवी का योगदान है। ठीक है, बाकी इनका नहीं है। निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पाठ्यक्रम के प्रकार के नाम पूछे हैं, ऐसा भी क्वेश्चन हमने सेम करवाया था। देखिए फर्स्ट पेपर हमने डिस्क्रिप्टिव नहीं करवाया था, इसलिए उसमें मैं नहीं कह सकता मैंने कौन से क्वेश्चन, जब करवाए नहीं तो बताएंगे क्या। लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसमें स्टार्टिंग की मतलब एक यूनिट कंप्लीट कर दी थी, दूसरी यूनिट चल रही थी। ठीक है, तो उसमें जितना हमने करवाया था वो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर कैसे क्वेश्चन हमने बनाए थे, खुद लिख कर दिखाए भी थे आपको। PDF टेलीग्राम चैनल पर पड़ी है, आप जाके खुद देख सकते हैं, हेल्प मिल जाएगी आपको। तो निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है। एकीकृत पाठ्यक्रम नहीं है या विषय केंद्रित तो है ही, शिल्पकला केंद्रित भी है, एकीकृत भी है, लेकिन व्यवहारिक कोई पाठ्यक्रम नहीं है। फिलहाल आपके कोर्स में 4 पाठ्यक्रम रखे गए हैं। और हाँ, आप लोगों ने हमसे वो मांगा था सिलेबस चारों पेपर का। ठीक है, तो कल तक मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल मुझे ध्यान नहीं था ना, चारों पेपर का एक साथ PDF बना के उसका सिलेबस, और सिलेबस याद रहे आपको इंग्लिश में है। ठीक है, इंग्लिश में आपका सिलेबस उसमें है प्रिंट, तो वो मैं प्रोवाइड करूँगा। फिलहाल हिंदी में नहीं है। हिंदी में देखिए सिलेबस है क्या, ये जो टॉपिक के नेम आप देख रहे हैं यही तो सिलेबस में रखे गए हैं, और इसमें टॉपिक वाइज इस सिलेबस को कवर किया गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला घटक है। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला घटक कौन सा है जो पाठ्यक्रम को प्रभावित करे। परीक्षा प्रणाली, शासन पद्धति, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तथा समितियां, या उपयुक्त सभी। तो सभी चीज़ें पाठ्यक्रम को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है, छात्रों की क्रियाओं को विषय केंद्रित आधार पर निश्चित तथा संगठित किया जाता है। जो छात्रों की क्रियाएं हैं उनको विषय केंद्रित आधार पर निश्चित और संगठित किया जाता है। यह कथन किस विद्वान से संबंधित है। तो यह अल्बर्ट महोदय से संबंधित है। नेक्स्ट है, जो कुछ भी सीखना है करके सीखना चाहिए। मतलब करके सीखना काफ़ी फेमस लाइन है। यह किस विद्वान का अभिकथन है। ठीक है, तो किस विद्वान का, कॉमेनियस का है। कॉमेनियम नहीं, कॉमेनियस है। ठीक है, कॉमेनियस सा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। पाठ्यचर्या के विकास हेतु आवश्यक तथ्य कौन नहीं है। पाठ्यचर्या का अगर विकास करना है तो उसका आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है। 3 है लेकिन एक नहीं है, वो चूज़ करना है। उद्देश्य तो होना ही चाहिए, कोई भी पाठ्यचर्या का निर्माण किया जा रहा है तो उद्देश्य होना चाहिए, प्रक्रिया भी होनी चाहिए, परिस्थिति भी होनी चाहिए, बट व्यवहार नहीं होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो आपकी एक आध बुक जरूर पूछी जाएंगी फिलहाल। ठीक है, तो बुक से भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन किसके रचनाकार कौन से, ये पूछे गए हैं ना। तो यहाँ पर रचनाकार देखते हैं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर कटा हुआ है। ठीक है, तो नेल्सन है, जॉन एडम्स, मुफात, या फिर ए वाला ऑप्शन फिलहाल कटा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही इसमें सही था जो कि आंसर शीट में भी दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा किसे आधार मानती है। फर्स्ट पेपर में आपने पढ़ा होगा, जो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा है किसे या वर्धा शिक्षा किसे अपना आधार मानती है। क्रिया केंद्रित को, या विषय केंद्रित को, या एकीकृत पाठ्यक्रम को, या अनुभव केंद्रित को। तो ये किसको मानती है, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को अपना आधार मानती है। ठीक है, क्रिया केंद्रित मतलब बच्चे एक्टिविटीज़ करें जो उनके जीवन में
क्या करे, सुधार करे या उनका सर्वांगीण विकास करे जो उनके आगे के जीवन के लिए उपयोगी हों। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है? तो प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित पाठ्यक्रम कौन सा है? छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है। नेक्स्ट है, शिक्षा की किसी भी योजना में मैं अध्यापक को केंद्रित स्थान देता हूँ। ठीक है, तो किसी भी योजना में अध्यापक को केंद्रित स्थान किसने दिया है, किससे संबंधित, किसने कहा है? तो नेल्सन और बॉशिंग ने ऐसा बोला है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एकीकृत पाठ्यक्रम का गुण नहीं है? एकीकृत पाठ्यक्रम का जो गुण है वो नहीं है, वो बताना है। तो एकीकृत पाठ्यक्रम की विशेषताएं या गुण, ठीक है, तो आपको अगर पता है तो जाहिर सी बात है चुन लेंगे। नहीं, हमने कहा था ऐसे क्वेश्चन बनेगा, तो जो है उनको चूज़ करते जाइए, नहीं वाला ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसमें छात्र विभिन्न विषयों का ज्ञान एक साथ प्राप्त कर लेता है। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि एकीकृत मतलब कई सारे विषयों को समन्वित करके पढ़ाना है ना, एक दूसरे से जोड़ के पढ़ाना, तो कई सारे विषयों का ज्ञान वो पा लेता है। तो छात्र की रुचियों का पूर्णतः ध्यान रखा जाता है, तो रुचियों का पूर्णतः ध्यान भी रखा जाता है। बालकों को जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान भी करता है। यह पाठ्यक्रम शिक्षकों का कार्यभार बढ़ा देता है, ये बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ पर ये निगेटिव कमेंट है यहाँ पर, ठीक है, तो कार्यभार चाहे वो शिक्षक का हो या बालक का हो, अगर ऐसा कोई ऑप्शन कहीं भी मिलता है तो गलत ही माना जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? तो पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत अनुभव का सिद्धांत है, लचीलेपन का है, इससे अनुभव हो या लचीलापन हो, अवकाश का है ना, लेकिन विषय क्षेत्र से क्रमबद्ध करने का सिद्धांत नहीं है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? तो प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत कौन सा नहीं है? मनोचालक कौशल को विकसित करने का सिद्धांत है, जीवन क्रियाओं का सिद्धांत है, यानी जीवन से संबंधित क्रियाएं हों, विषय क्षेत्र क्रमबद्ध करने का सिद्धांत, या फिर कार्यविष्टिका सिद्धांत। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? फर्स्ट पेपर में आपने इसे पढ़ा होगा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन है ना, तो यहाँ पर 1948 में हुआ था, 48-49 में है ना। नेक्स्ट है, एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती। तो यह कथन किसका? हैंडरसन का है। नेक्स्ट, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रणेता कौन है? पहली बात तो क्वेश्चन बनेगा, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रणेता जॉन डीवी हैं। इनका संबंध किस देश से है? तो कौन से देश से है? अमेरिकन है ये जॉन डीवी। नेक्स्ट है, कोठारी कमीशन के पाठ्यक्रम संबंधी सुझावों में कौन सा शामिल नहीं है? तो कोठारी आयोग आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पेपर में, है ना, जैसा कि आज की जो वीडियो मैंने प्रोवाइड करी थी उसी में पढ़ाया था कोठारी कमीशन, तो उसमें संबंधित सुझाव नहीं है। तो पाठ्य पुस्तकों तथा शिक्षण उपकरणों का निर्माण करना, ये तो बिल्कुल सही था। शिक्षकों को एक नए पाठ्यक्रम संबंधी प्रशिक्षण, ये भी सही है। आगे के दो ऑप्शन देखेंगे, 10 वर्षीय समान पाठ्यक्रम, ये भी था कि 10 वर्ष में पाठ्यक्रम समान होना चाहिए और उस समय समय पर बदलना चाहिए। डी वाला है, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर समान पाठ्यक्रम, ये नहीं था। नेक्स्ट है, अध्यापक उस दीपक की तरह होता है जो स्वयं जलकर संसार को प्रकाशित करता है। काफ़ी बहुत ही अच्छी लाइन है, पॉपुलर लाइन है ना। तो यहाँ पर अध्यापक उस दीपक की तरह है, देखिए इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है, ठीक है। आंसर शीट में आपको ऑप्शन नंबर सी दिया है फिलहाल यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ये राधा कृष्णन जी की उक्ति है, ठीक है। वह दीपक है जो स्वयं जलकर संसार को प्रकाशित करता है। निम्न में से कौन विकेंद्रीकृत पाठ्यचर्या का लाभ नहीं है? तो पाठ्यचर्या एक केंद्रीकृत है और एक विकेंद्रीकृत है, ठीक है। तो इसका लाभ कौन सा नहीं है? यह पाठ्यचर्या लचीली होती है, बिल्कुल सही है। यह पाठ्यचर्या स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती, सही है। यह पाठ्यचर्या हितों को प्राथमिकता देती, सही है। यह पाठ्यचर्या छात्रों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ज्ञान नहीं दे पाती, तो ये गलत है, ठीक है। शिक्षण में शिक्षक की कौन सी भूमिका है? शिक्षक की निष्पक्षता, या शिक्षक की योग्यता, या शिक्षक का अनुभव, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट बनता है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन,
निम्न में से कौन पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? सिद्धांत हमने कहा था कि 4 दे देंगे, एक नहीं वाला देंगे। तो लचीलेपन का सिद्धांत तो है ही, है ना। व्यापकता का भी सिद्धांत है, उपयोगिता का भी सिद्धांत है, लेकिन व्यावहारिकता जहाँ पर आएगी कोई सिद्धांत नहीं होगा। पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा सिद्धांत गांधीवादी बुनियादी शिक्षा के अनुरूप है? विषय केंद्रित है या अनुभव केंद्रित है, समुदाय केंद्रित है, क्रिया केंद्रित है? अब क्वेश्चन अभी ऊपर मिला भी था ना, तो ये डी वाला विकल्प सही बनेगा। एकीकृत पाठ्यक्रम की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? 3 विशेषता हैं, तो ये कौन सी हैं? पहली बात तो ये अनुभव केंद्रित है, बिल्कुल सही है एकीकृत। इनमें छात्रों की रुचियों का ध्यान भी रखा जाता है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर विषयों का एकीकरण नहीं, अलग अलग होना चाहिए ना। विभिन्न विषयों का एक साथ ज्ञान देती है। एकीकृत में हाँ, एक साथ ज्ञान एक दूसरे से समन्वित करके सिखाया जाता है। तो सी वाला करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो फिलहाल अब यहाँ पर 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है।